एपिसोड 87। ये दृश्य देखकर फैंग चेन झिझकने लगा। जिया लिंग ने जो कहा वह सच था और दूसरे पक्ष ने भी उसे एक शीर्ष स्तर के साधक को रोकने में मदद की थी। यद्यपि यह बात अनावश्यक थी, परंतु दूसरे पक्ष ने आरंभ से अंत तक कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं किया। बस इतना ही, उन्होंने कहा, वह जो गुलाम बनाता है। जिया लिंग बहुत खुश हुआ। धन्यवाद मास्टर। फिर उसने सावधानी से पूछा, तियानान क्षेत्र जाने के बारे में क्या ख्याल है? फैंग चेन ने कहा, मैं भाई डुआनमू से पूछूंगा, यदि संभव हुआ तो मैं आपको तियानान क्षेत्र ले जाऊंगा। धन्यवाद गुरुजी, जिया लिंग ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। मास्टर जी, मेरा क्या होगा? लुओ यूना ने उत्सुकता से फैंग चेन को देखा। ऐसा लग रहा था मानो फैंग चेन केवल जिया लिंग को अपने हनीमून पर ले गया था और उसे अपनी नाजुक उपपत्नी को भूल गया था। फैंग चेन ने असहाय होकर कहा, आपकी वर्तमान साधना बहुत अधिक नहीं है, इसलिए आपको पहले जिउझोउ में रहना चाहिए। जब आपकी शक्ति 8वें या 9वें स्तर पर पहुंच जाएगी, तब वहां जाने में बहुत देर नहीं होगी। ये सुनकर लुओ यूना को थोड़ी निराशा हुई। आखिरकार इस तरह से वह फैंग चेन के साथ तियानान क्षेत्र नहीं जा पाएगी। हालांकि वह अभी भी तियानान क्षेत्र में जाने का अवसर पाकर बहुत खुश थी और उसने उन्हें धन्यवाद दिया। धन्यवाद मास्टर। फैंग चेन ने अपना हाथ हिलाया और जिया लिंग से कहा, ठीक है, अपना दिमाग शांत करो, मैं क्रोध की मुहर लगाना चाहता हूँ। हाँ, जिया लिंग आज्ञाकारी ढंग से फैंग चेन के पैरों पर झुक गया, आराम से और उठाए जाने के लिए तैयार। फैंग चेन ने इन विवरणों की परवाह नहीं की और गुलाम का निशान लगाना शुरू कर दिया। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि जिस क्षण उसने विश्व वृक्ष को बुलाया, लुओ त्यानियों में किसी ने इसे महसूस कर लिया था। जेहुओशिन पर्वत में कहीं एक ज्वालामुखी क्रेटर पर एक आलीशान महल है। चाहे नीचे कितना भी मैग्मा लुढ़क जाए, वह महल को हिला नहीं सकता। यहाँ तक कि महल में तापमान भी शुरू से अंत तक बहुत कम रहा और तापमान का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और महल के अंदर एक विशालकाय इमारत का निर्माण किया जा रहा है। ये वस्तु एक विशाल वृक्ष की तरह है और इसे क्यूशु से एकत्रित की गई बहुमूल्य सामग्रियों से बनाया गया है। उसके सामने खड़े इस आधे अधूरे विशालकाय ढांचे को 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन के बिना इकट्ठा करना असंभव होगा। और विशाल राक्षस के शीर्ष पर एक शाखा है, जो विश्व वृक्ष की वास्तविक शाखा है। धमाका! अचानक विशाल वृक्ष कांप उठा। प्रकाश की एक किरण आसमान में उठी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी खास दिशा में जा रही है। लेकिन जब वह 100 फीट दूर पहुंचा तो अचानक उसकी रोशनी मंद पड़ गई। और जैसे ही प्रकाश की किरण गायब हुई, तुरंत ही विशाल वृक्ष के सामने कई आकृतियां प्रकट हो गईं। जेहुओशान पर्वत के स्वामी यान मियाओ और तियानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय के स्वामी झाओ पिंगफान दोनों उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त अन्य 6 क्षेत्रों के शीर्ष बल और शक्तिशाली लोग भी उपस्थित थे। वे अपने चेहरों पर उत्साह के साथ प्रकाश की बिखरती किरण को देख रहे थे। किंगशू संप्रदाय के नेता बेबी ने परमानंद में कहा, संवेदी वृक्ष प्रतिक्रिया कर रहा है। ये वही व्यक्ति होना चाहिए जिसने विश्व वृक्ष को चुराया और उसका उपयोग किया। वह अभी भी जिउझोउ में है। यह अफसोस की बात है कि सेंसिंग ट्री सही नहीं है, अन्यथा ये निश्चित रूप से अपनी स्थिति को लॉक करने में सक्षम होता। यान मियाओ भी हंसे, हाँ, ये वास्तव में काम करता है। बेबी ने गर्व से कहा, यह मेरे संप्रदाय की गुप्त तकनीक है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से उपयोगी है। चिंता मत करो, अब ज्यादा समय नहीं रह गया है जब संवेदन वृक्ष पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। तब तक ये व्यक्ति पंख होने पर भी बच नहीं पाएगा। उसने गर्व से कहा। फैंग चेन को यह नहीं पता था कि विश्व वृक्ष के कारण वह लगभग एक स्थान पर बंद हो गया था। हालांकि छोटे टॉवर ने कुछ नोटिस किया और थोड़ा सा टिमटिमाया, लेकिन छोटे टॉवर ने फैंग चेन को कुछ भी बताने का इरादा नहीं किया। चमकने के बाद वह फिर से चुप हो गया। इस समय उसने जिया लिंग की चेतना के समुद्र में एक गुलाम सील को गहरा लगाया और 4 पंखों वाले बर्फ उड़ने वाले हंस को बुलाया। उन्हें कुछ उपचार की गोलियां खिलाने के बाद उसने दोनों से कहा, मैं कुछ समय के लिए यहाँ एकांत में रहूंगा। इस दौरान तुम दोनों संप्रदायों को नियंत्रित करोगे। जिनदन और जू फेयान तुम्हारी सहायता करेंगे। लुओ यूना ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। हाँ, इस स्तर 7 राक्षस के साथ दूसरे संप्रदाय की बात तो छोड़िए, पूरे बेयुवान क्षेत्र पर कब्जा करने में कोई समस्या नहीं होगी। अब जबकि बेयुवान डोमेन के 2 ग्रैंड मास्टर्स मर चुके हैं, 4 पंखों वाला स्नो फ्लाइंग बूज यहाँ अजेय है। ये सही है, फैंग चेन ने कहा। बाहर के लोगों को यह मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। बेहतर होगा कि उसकी पहचान उजागर न की जाए। हाँ,
दोनों ने आदरपूर्वक सिर हिलाया और चले गए। 4 पंखों वाले बर्फ में उड़ने वाले हंस के वहां मौजूद होने से रक्त महल का दरवाजा स्वाभाविक रूप से आसानी से खुल गया। वे दोनों ज़ू फेयान को युद्ध के मैदान में ले गए। इस समय बाहर युद्ध अभी भी चल रहा था और 2 प्रमुख ताकतें इस बात से अनजान थीं कि उनके नेता और शीर्ष नेता फैंग चेन के हाथों मारे गए थे। फैंग चेन ने वहां उपस्थित सभी लोगों की सभी संग्रहण अंगूठियां एकत्रित कर लीं। इसकी जांच करने के बाद उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये लोग बेहद गरीब हैं। यहाँ तक कि ताओवाद के क्षेत्र में एक शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ के पास भी केवल सैकड़ों हजारों आत्मा पत्थर ही होंगे। केवल जियांग जिमिंग और ताओ जियान बेहतर स्थिति में थे, लेकिन उनके पास केवल 3 मिलियन आत्मा पत्थर थे। ये दोनों महान गुरु हैं, फिर भी उनके पास आत्मिक पत्थरों की संख्या बहुत कम है। जहाँ तक जादुई हथियारों की बात है, उनमें से अधिकांश पीले या साधारण श्रेणी के थे और केवल कुछ ही गहन श्रेणी के थे। अमृत और आध्यात्मिक औषधियों के बारे में सोचने की भी कोई जरूरत नहीं है। फैंग चेन के लिए वे घास से अलग नहीं हैं। फैंग चेन ने हल्की सी आह भरी, ये बेवान क्षेत्र वास्तव में गरीब है। इन चीजों से निपटने के बाद फैंग चेन ने यहाँ कई संरचनाएं स्थापित की और फिर सीधे छोटे टावर में चले गए। छोटे टावर की 16वीं मंजिल अभी भी वैसी ही है। प्रति टेबल एक बॉक्स। बक्सा खोलो। बक्से में तलवार देवता के खून की कुल 168 बूंदें थीं, जो सभी उसके शरीर में अवशोषित हो गईं। इसके अलावा बॉक्स में एक सैंडबॉक्स भी है। रेत की मेज में एक छोटी पहाड़ी है, जो बाहर से नीचे और बीच में ऊंची है। पहाड़ी ढलान असमान है और ऊंचाई का अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन हर ऊंची जमीन सीढ़ी की तरह समतल है। ये कितियन महाद्वीप का सैंडबॉक्स मानचित्र है, फैंग चेन ने कहा। तभी फैंग चेन के दिमाग में इस रेत की मेज का उपयोग करने की विधि भी आई। लेकिन ये पता चलने के बाद फैंग चेन की अभिव्यक्ति और भी अजीब हो गई। इस रेत टेबल का नाम क्विटियन टर्न टेबल है और उसका कार्य कितियन महाद्वीप में किसी भी स्थान पर बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट करना है। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आप सीधे शीर्ष डोमेन पर टेलीपोर्ट करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन यदि आप बदकिस्मत हैं, तो आपको सीधे निम्नतम क्षेत्र में भेज दिया जा सकता है। लेकिन ये सबसे भ्रामक बात नहीं है। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि इस खजाने को खोलने के लिए एक निश्चित अवसर की आवश्यकता होती है। जहां तक अवसर का सवाल है, उन्होंने यह नहीं बताया। बस कह दो, बीच में मत रुकना। फैंग चेन वास्तव में शाप देना चाहता था। यदि अवसर कठिन है, तो कोई बात नहीं, मैं अपनी इच्छा से ट्रांसमिशन सक्रिय नहीं करूंगा। लेकिन यदि अवसर पेशाब करके टेलीपोर्ट करने का हो या सफलता के महत्वपूर्ण क्षण में टेलीपोर्ट करने का हो, तो यह एक बहुत बड़ा जाल होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं कोई आकस्मिक साहसिक कार्य करूं? फैंग चेन अवाक रह गया। हाल ही में ये छोटा टावर अधिकाधिक भ्रामक होता जा रहा है। पहले तो वह बड़ी हड्डी वाली छड़ी थी, जिसे वह स्वयं भी नहीं समझ पाया था, और अब उसके पास इस तरह का एक और खजाना है। वह तो इस खजाने को फेंक देना चाहता था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद वह रुक गया। ज़ियाओटा द्वारा दिए गए प्रत्येक खजाने ने एक निश्चित भूमिका निभाई और उसकी जान बचाई। शायद ये खजाना उनके संकट के महत्वपूर्ण क्षण में बड़ी भूमिका निभाएगा। ठीक है, बेहतर होगा कि आप यहीं रहें। अंततः उसने खजाने को अपनी भंडारण रिंग में रख दिया और वापस लौट आया। लेकिन वह वहां से नहीं गया, बल्कि जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसा कि अफवाहें कहती हैं। जैसे ही आप दाव के तीसरे स्तर में प्रवेश करेंगे, पहला एक्यूपॉइंट खुल जाएगा। वह केंद्रीय एक्यूपॉइंट के खुलने को महसूस करने में सक्षम था। इस छिद्र को तोंगमाई छिद्र कहा जाता है। जब कोई साधक ताओवाद के तीसरे स्तर पर पहुंच जाता है, तो उसके शरीर में पहला ताओ छिद्र स्वतः ही खुल जाएगा। मध्याह्न रेखाएं खोलें। एक बार यह छिद्र खुल जाए तो पूरे शरीर में 36 मेरिडियन को जोड़ने वाले 42 छिद्र खुलने शुरू हो सकते हैं। और यहाँ हम 36 देशांतरों का महत्व देख सकते हैं। यदि आप केवल आधी नसें ही खोलें, आप ताओवादी छिद्रों में से लगभग आधे को नहीं खोल पाएंगे। जीवन यही रुक जाता है। जब वे जियानेटियन क्षेत्र में थे, तो कई प्रतिभाशाली लोग क्षेत्र को तोड़ने की इच्छा का विरोध नहीं कर सके, और जब पर्याप्त मध्याह्न रेखाएं नहीं खुली तो झोयुआन क्षेत्र में प्रवेश कर गए। जब वे दाव मांगने के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और पाते हैं कि वे केवल 1 दर्जन दाव छिद्र ही खोल सकते हैं, तो उन्हें अपने मूल निर्णय पर गहरा अफसोस होगा। दाव छिद्र वह छिद्र है जिसे दाव पाठ में एकीकृत करने के बाद खोला जाना चाहिए। यदि आप इसे नहीं खोलते हैं, तो भविष्य में संयोजित दाव पाठ का उपयोग करने की आपकी क्षमता सीमित हो जाएगी। इसके अलावा
ताओ ग्रंथों को एकीकृत करने की प्रथा बहुत प्रभावित होगी और कोई भी आगे प्रगति करने में सक्षम नहीं हो सकेगा। आप जितने अधिक दाव छिद्र खोलेंगे, आपकी भावी साधना उतनी ही सहज होगी तथा आप उतने ही उच्च क्षेत्र तक पहुंच सकेंगे। यदि सभी 42 एक्यू पॉइंट खोल दिए जाएं तो भविष्य में अनंत संभावनाएं होंगी। हालांकि सभी 42 एक्यू पॉइंट्स को खोलना लगभग असंभव है। कठिनाई लगभग निराशाजनक है। कम से कम ज्यूजों के इतिहास में ऐसा कोई साधक नहीं हुआ है जिसके सभी 42 एक्यू पॉइंट पूरी तरह से खुले हों। ये बात त्यानान क्षेत्र में भी सत्य है। बृहस्पति ने एक बार उसे यह बताया था। और आत्मज्ञान के लिए भी बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है और यह आपके अपने मुख्य पाठ से संबंधित होना चाहिए। ये सोचकर फैंग चेन कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। उन्होंने उन कठिनाइयों को याद किया जो उन्होंने 36 चैनल खोलने के लिए झेली थी। इसे खोल पाना पूरी तरह से संसाधनों के संचय पर निर्भर करता है। ये छिद्र भयानक है और इसे ऐसा ही होना चाहिए। और वह एक देवता और दानव का शरीर है। अगर वह सभी ताओवादी छिद्रों को खोलना चाहता है तो उसे दूसरों की तुलना में 100 या 1000 गुना ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ सकती है। यह एक खगोलीय आंकड़ा है और जानवर नियंत्रण संप्रदाय के संसाधन तो बस एक बूंद के समान है। जहां तक इस उजाड़ बेयुवान क्षेत्र का सवाल है, मुझे डर है कि अगर इसे खाली भी कर दिया जाए तो ये कुछ ताओवादी द्वार खोलने में उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। ऐसा लगता है कि हमें जल्दी से तियाननान क्षेत्र की ओर जाना होगा। केवल ऊपर जाकर ही मैं सभी ताओवादी छिद्रों को खोल पाऊंगा। फैंग चेन ने आह भरी। बेशक वह ये समझता था कि भले ही वह तियाननान क्षेत्र में चला गया, लेकिन 42 ताओवादी द्वारों को खोलना असंभव होगा। डुआन जुपिटर के अनुसार तियाननान क्षेत्र में सबसे अधिक खुले हुए छिद्र केवल 36 हैं। और यह एक ऐसी प्रतिभा है जो हजारों सालों में नहीं देखी गई और इसे शुरू करने वालों की संख्या भी बहुत कम है। आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं है तथा उच्चतर क्षेत्र में जाने की आशा भी है। 36 छिद्र, आइए पहले इसे लक्ष्य बनाएं। हम और अधिक छिद्र खोल पाएंगे या नहीं, ये भविष्य में मिलने वाले अवसरों पर निर्भर करेगा। मेरे शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रादिव्य रक्त है, इसलिए मुझे पहले दिव्य छिद्र खोलना होगा। यदि फैंग चेन में 36 छिद्रों को खोलने का आत्मविश्वास था तो तलवार भगवान और तलवार दानव के खून ने उसे बहुत समर्थन दिया। ये दोनों पुनर्जीवन के लिए सर्वोत्तम अमृत हैं। कम से कम प्रारंभिक अवस्था में पुनर्जीवन में कोई समस्या नहीं होती। उसने सीधे तलवार भगवान के रक्त की 50 बूंदें ली और उन्हें 36 मध्याह्न रेखाओं तक पहुंचा दिया। जब वह दाहिनी ओर एक निश्चित स्थान पर पहुंचा तो वह अचानक रुक गया। ये 42 एपर्चर में से एक है, तियाननिंग एपर्चर, क्योंकि यह छिद्र सही केंद्र में स्थित है और कई चैनलों और ताओ छिद्रों से जुड़ा हुआ है। जब तक ये छिद्र खुला रहेगा, ताओ छिद्र का अगला भाग बहुत आसान हो जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के फैंग चेन ने सीधे तलवार भगवान के खून को छिद्र में डाल दिया ताकि इसे परिष्कृत किया जा सके और इसे खोलना शुरू किया जा सके। ताओवादी द्वार को खोलने के लिए व्यक्ति को नाड़ी, समझ और आत्मज्ञान को समझने की आवश्यकता होती है। तीनों को एक में मिला दिया जाता है और फिर इसे खोलने से पहले तलवार भगवान के खून का उपयोग नींव के रूप में किया जाता है। यह अब 36 शिराओं की तरह नहीं है जिन्हें संसाधन पर्याप्त होने पर बलपूर्वक खोला जा सकता है। आत्मज्ञान, समझ सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि फैंग चेन के पास स्वर्ग के देवताओं और राक्षसों की हड्डियां हैं और देवताओं और राक्षसों के तरीकों के बारे में उसकी समझ को अत्यंत दुष्टतापूर्ण बताया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से ये दूसरा छिद्र उसे रोक नहीं सकता। केवल 7 दिनों में दूसरा छिद्र, स्पष्ट छिद्र, खुल गया। इस समय फैंग चेन ने महसूस किया कि उसके दिव्य और राक्षसी शास्त्र अधिक सुचारू रूप से चल रहे थे और दिव्य शब्दों और शास्त्रों के बारे में उसकी समझ गहरी और गहरी होती जा रही थी। यद्यपि यह अनुभूति थोड़ी अलौकिक है, परंतु यह अस्तित्व में है। यही आत्मज्ञान का लाभ है। इससे न केवल आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि इससे आपकी समझ भी मजबूत हो सकती है। फैंग चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा, ताओ एपर्चर के खुलने से वास्तव में मुझमें बहुत सुधार नहीं हुआ, लेकिन इसने मुझे स्पष्ट रूप से महसूस कराया कि दिव्य और राक्षसी दाओ ग्रंथ अधिक स्थिर हो गए और मेरे साथ अधिक निकटता से जुड़ गए। ये पहली बार था जब उसने ऐसा महसूस किया था और इससे उसे अप्रत्याशित रूप से सहजता महसूस हुई। अब एकांत से बाहर निकलने का समय आ गया है। अब हमें दाईं ओर का द्वार खोलना होगा। इस देवता और दानव को संतुलन बनाए रखना होगा। अब वह देवताओं और राक्षसों के शरीर को सुधारने की हिम्मत नहीं करता। एक बार सुधार हो जाने पर संतुलन टूट जाएगा और यह कोई मजाक नहीं है।
चलो पहले गेट से बाहर निकलें। उसने रुकना बंद कर दिया और रक्त महल से बाहर जाने के लिए खड़ा हो गया। जैसे ही वह बाहर आया, ज़िया लिंग लंबे समय से बाहर इंतजार कर रहा था। फैंग चेन को बाहर आते देख उसने आदरपूर्वक सलाम किया। मास्टर, बाहर की स्थिति कैसी है? फैंग चेन ने पूछा। अब जबकि दो प्रमुख संप्रदायों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है, अन्य ताकतों ने भी इस अवसर का लाभ उठाकर दोनों संप्रदायों पर कब्जा करने की योजना बनाई, लेकिन 4 पंखों वाले बर्फ में उड़ने वाले हंस और सुनहरे अंडे के छोटे मालिक ने उनका समाधान कर दिया। अन्य ताकतें पहले स्टार संप्रदाय मंदिर द्वारा नियंत्रित थीं और अब वे सभी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। संपूर्ण उत्तरी युआन क्षेत्र पहले से ही मालिक के नियंत्रण में है। फैंग चेन ने सिर हिलाया। यह अच्छा है। यद्यपि वह ऊपर से शांत था, परंतु वास्तव में वह हृदय से दुखी था। 3 साल पहले खेती के बिना वह अभी भी बंजर था, लेकिन अब उसके पास एक क्षेत्र का नियंत्रण है। यद्यपि यह सबसे अधीनस्थ राज्य क्षेत्र है, फिर भी यह एक क्षेत्र है। उन्होंने कहा, अब से उत्तरी युआन क्षेत्र में 7 संतयान महल नहीं होंगे, केवल 9 सितारे स्वर्गीय संप्रदाय होंगे। पूरे क्षेत्र में अब बड़े पैमाने पर युद्ध की अनुमति नहीं है, तथा सब कुछ सुधार के चरण में प्रवेश कर चुका है। उसने एक निश्चित दिशा में देखा और खुद से कहा, अब समय आ गया है कि ज़ियाओयू अच्छी नींद ले ले। बेयुवान क्षेत्र में युद्ध हजारों वर्षों से चल रहा है और इसमें अनगिनत लोग मारे गए हैं। अब आराम करने का समय है। निश्चित रूप से, चूंकि हम जा रहे हैं, इसलिए हम बिना कुछ कहे नहीं जा सकते। हमें अभी भी अलविदा कहना है। हालांकि झाओ शिमाई के स्वभाव को देखते हुए वह संभवतः त्यानान क्षेत्र तक उसका पीछा करेगी। बेशक फैंग चेन ने उसे अपने साथ ले जाने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि यह लड़की बहुत प्रतिभाशाली है, फिर भी उसकी ताकत अभी भी बहुत कम है। उसके लिए 2 साल के लिए लुतियान क्षेत्र में बस जाना बेहतर होगा। जहां तक झाओ शिमाई के गुस्सा होने का सवाल है, तो वह उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं पाने देगा। पुष्टि करने के बाद फैंग चेन ने जिंदन से 4 पंखों वाले बर्फ उड़ने वाले हंस को लुओ यूने की बातों का पालन करने का आदेश देने को कहा। फिर वह चला गया। 3 दिन बाद फैंग चेन ज़िया लिंग को वापस लुतियान क्षेत्र में ले गया। समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए फैंग चेन को ये सोचकर अफसोस हुआ कि दोनों क्षेत्र केवल एक चट्टान से अलग थे, लेकिन उनमें बहुत बड़ा अंतर था। फिर उसने ज़िया लिंग से कहा कि वह अपना टोकन पहले पशु वश में करने वाले संप्रदाय में वापस ले जाए। जहां तक उसकी बात है, वह झाओ शिमाई से मिलने के लिए त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय में गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके खिलाफ संकट आने वाला है। जेहुओ शेनशान महल में विशाल वृक्ष ने आकार ले लिया है। यान मियाओ, झाओ पिंगफान, स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी और अन्य शक्तिशाली लोग फिर से एकत्र हुए। आज समय है सैनसिंग ट्री को खोलने और विश्व वृक्ष की स्थिति का पता लगाने का। बीबी और उसके संप्रदाय के बुजुर्ग सैनसिंग ट्री के सामने पैर मोड़कर बैठे हैं, अपने हाथों से मोहर बना रहे हैं और लगातार पेड़ पर मार रहे हैं। बीबी ने कहा, हर कोई, एक बार सैनसिंग ट्री खुलने के बाद जो व्यक्ति विश्व वृक्ष का मालिक होगा, उसके पास एक प्रकाश स्तंभ दिखाई देगा। ये स्थिति केवल एक अगरबत्ती तक ही रहेगी। इस दौरान कृपया दूसरे पक्ष को पकड़ना सुनिश्चित करें। एक अगरबत्ती ही काफी है, यान मियाओ ने गर्व से कहा। एक आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र के रूप में वह एक धूपबत्ती में जीवझोऊ में किसी भी स्थान पर जा सकता है, चाहे चट्टान क्षेत्र की जुदाई कुछ भी हो। यह अच्छी बात है। बीबी ने सिर हिलाया। मास्टर, सब ठीक है। इस समय किंगशु संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने बात की। बीबी ने सिर हिलाया और एक छोटी बोतल निकाली। उसने बोतल खोली और अचानक उसमें से एक बहुत ही समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। आध्यात्मिक ओस द्रव। यान मियाओ और अन्य लोग थोड़े हैरान हुए। इस तरल पदार्थ की एक बूंद आध्यात्मिक फूलों और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को 100 साल तक उगा सकती है। यह एक अत्यंत दुर्लभ और कीमती आध्यात्मिक तरल पदार्थ है। बीबी ने चेहरे पर पीड़ा भरे भाव के साथ आध्यात्मिक ओस को देखा, लेकिन अंततः उसने अपने दांत पीसकर उस आध्यात्मिक द्रव को संवेदी वृक्ष पर छिड़क दिया। संवेदनशील वृक्ष थोड़ा कांप उठा और समृद्ध आध्यात्मिक प्रकाश वृक्ष में तैरता रहा और अंततः उस शाखा पर एकत्रित हो गया। टकराना। प्रकाश की एक किरण आसमान में उठी, कहीं जा रही है। इस समय फैंग चेन को नहीं पता था कि खतरा आ रहा है। वह एक छोटी लकड़ी की नाव पर सवार था और पहले से ही महान हिमपर्वत की रूपरेखा देख सकता था, जो कि त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय था। हालांकि फैंग चेन ने पास नहीं जाकर एक ध्वनि संचरण ताबीज निकाल लिया। कुछ शब्द सुनाने के बाद
उसने उसे बाहर फेंक दिया और फिर झाओ शिमाई के आने का इंतजार करने लगा। ध्यान में आंखें बंद करने के बाद अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। उसके शरीर में पुनर्जन्म का विश्व वृक्ष किसी कारणवश हिलने लगा, मानो उसने कुछ महसूस कर लिया हो। जैसे ही उसने भौहें सिकुड़ी, दूर शून्य में एक चमकदार रोशनी चमक उठी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि एक प्रकाश किरण बहुत तेज गति से उसकी ओर आ रही है। इससे पहले कि वह तैयार हो पाता, प्रकाश की किरण उसकी ओर बढ़ी। ये देखकर फैंग चेन का चेहरा एकदम बदल गया। उसने तुरंत अपने थंडर विंग्स फैलाए और मौके से गायब हो गया। लेकिन जब वह दूर से दिखाई दिया तो प्रकाश की किरण उसके ठीक सामने थी। उसने उसे सीधे घेर लिया। फैंग चेन ने अगले हमले का विरोध करने के इरादे से देवताओं और राक्षसों के शरीर को जल्दी से सक्रिय कर दिया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि प्रकाश की किरण से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसने उसे कसकर घेर लिया, जिससे उसका ठिकाना अत्यंत चकाचौंध हो गया। लेकिन इससे फैंग चेन को राहत महसूस नहीं हुई, बल्कि वह और अधिक सतर्क हो गया। विश्व वृक्ष के इस समय थोड़ा बेचैन होने के बारे में सोचते हुए उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। ये निर्देशांक है, ये विश्व वृक्ष का स्थान दर्शाता है। ये स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति विश्व वृक्ष किस पर है, ये पता लगाने के लिए गुप्त तकनीक का प्रयोग कर रहा है। उसने जरा भी संकोच नहीं किया और थंडर विंग्स पूरी तरह सक्रिय हो गए और एक पल में वह दर्जनों मील उड़कर पशु वशीकरण संप्रदाय की दिशा में चला गया। यदि उसका अनुमान सही था तो पीछा करने वाले शीघ्र ही आ जाएंगे। और वे कोई साधारण पीछा करने वाले नहीं थे। तियानेक्स्यू पवित्र संप्रदाय। फैंग चेन का संदेश पाकर झाओ शिमाई बहुत खुश हुई और फैंग चेन द्वारा बताए गए स्थान पर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। मिस, मेरा इंतजार करो, उसके पीछे खड़ी जियाओ कुई भारी सांस लेकर चिल्लाई। झाओ शिमाई ने कहा, वापस जाओ, वह मुझे ढूंढ रहा है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जियो कुई असहाय थी और केवल चिल्ला सकी, मिस, चिंता मत करो, वह भाग नहीं जाएगा। आप उसे यह सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आप बहुत जल्दबाज हैं। झाओ शिमाई दंग रह गए और सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में मैं बहुत जल्दबाज नहीं हो सकता, मुझे अधिक आरक्षित होना होगा। लड़कों को अधिक आरक्षित लड़कियां पसंद हैं। इसलिए वह रुकी और अपनी नई लंबी स्कर्ट को फिर से ठीक किया। इसे विशेष रूप से फैंग चेन से मिलने के लिए चुना गया था, जिसकी कीमत 10,000 आत्मा पत्थर है। लेकिन जैसे ही वह समायोजित हो रही थी, तियानेक्स्यू पवित्र संप्रदाय के बाहर कहीं से प्रकाश की एक किरण चमकी। वह आकाश में एक विशाल वृक्ष में बदल गया। झाओ शिमाई दंग रह गया। वही दिशा, ये वही स्थान है जिसके बारे में फैंग चेन ने मुझे बताया था। उसका दिल धड़क उठा और बेचैनी की भावना उसके दिल में उमड़ पड़ी। वह फैंग चेन द्वारा बताई गई दिशा में भागी, लेकिन उसने पाया कि विशाल वृक्ष प्रकाश स्तंभ एक निश्चित दिशा में जा रहा था। जब वह उस स्थान पर पहुंची जहां पहली बार प्रकाश स्तंभ दिखाई दिया था, तो वहां फैंग चेन का कोई निशान नहीं था। यहां आने से उनके अलावा संप्रदाय के भी कई लोग आकर्षित हुए। उनमें से कुछ पास के ही शिष्य थे, इसलिए वे दौड़कर वहां पहुंचे और संप्रदाय में ग्रैंड मास्टर एल्डर भी थे। क्या हुआ? एक बुजुर्ग ने सवाल किया। लेकिन बाकी लोग एक दूसरे की ओर देखते रहे, उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था। ये देखकर बुजुर्ग अधिक देर तक नहीं रुके और विशालकाय वृक्ष प्रकाश स्तंभ का पीछा करने लगे। झाओ शिमाई को यह देखकर अपने विचारों पर अधिक यकीन हो गया कि फैंग चेन यहाँ नहीं है, और उसने भी उसका पीछा किया। लेकिन उसकी गति प्रकाश स्तंभ वाले विशाल वृक्ष की तुलना में बहुत धीमी थी। मात्र 1 दर्जन सांसों में ही वह काफी दूरी से पीछे रह गई और दूरी और अधिक बढ़ती जा रही थी। जब वह अत्यंत चिंतित थी तो अचानक कई भयावह आभाएं उतर आईं। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। वह इन आभाओं से बहुत परिचित थी, जो भयानक आभाएं थीं जो केवल आत्मा सागर क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों के पास थीं। अगले ही पल कई आकृतियां आकाश में उसके पास से गुजरी, इतनी तेजी से कि वह पहचान नहीं पाई कि वे कौन थे। हालांकि झाओ शिमाई ने बचने वाली रोशनियों में से एक को पहचान लिया और वह उसके दादा झाओ पिंगफान थे। दादाजी, वह जोर से चिल्लाए, लेकिन झाओ पिंगफान नहीं रुका और प्रकाश स्तंभ वाले विशाल वृक्ष के प्रकट होने से लेकर अब तक केवल 30 सांसें ही बीती हैं। दूर पर फैंग चेन के थंडर विंग्स उन्मत्ततापूर्वक फड़फड़ा रहे थे। क्षण भर में ही वह 100 मील दूर गायब हो गया और उसके पीछे खड़े स्वामी भी कुछ देर तक उसे पकड़ नहीं सके। लेकिन फैंग चेन की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी। आकाश में उसे ढूंढ रहे प्रकाश स्तंभ वाले विशाल वृक्ष को देखकर वह और भी बदसूरत लग रहा था। गायब होने की इस प्रक्रिया के दौरान
उसे पता था कि उसे कौन निशाना बना रहा है। यह कोई अन्य नहीं बल्कि संपूर्ण जीवजोग था। उन्होंने यान कियाओलिन को पहले भी 6 राज्यों के गठबंधन के बारे में बात करते सुना था और ऐसा लग रहा था कि वे कुछ तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस समय उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। आखिरकार 6 राज्यों का गठबंधन यहाँ उसके साथ उलझने के लिए नहीं आ सकता था, क्योंकि वह एक चींटी थी जो रास्ता मान रही थी। अच्छी खबर यह थी कि दूसरा पक्ष वास्तव में उसके साथ झंझट करने के लिए यहाँ नहीं था। बुरी खबर यह थी कि वे पुनर्जन्म के विश्व वृक्ष के साथ खिलवाड़ करने आए थे, और इससे भी बुरी खबर यह थी कि यह बीमारी उसके शरीर में जड़ जमा चुकी थी, और यदि वह अपनी जान बचाने के लिए इसे छोड़ना भी चाहता तो वह ऐसा नहीं कर सकता था। यदि दूसरा पक्ष उसका विश्व वृक्ष छीनना चाहता था तो उसे लेने के लिए उसे उसकी छाती खोदनी पड़ती थी। भागते समय उसने इस आपदा से बचने के अनगिनत तरीके सोचे, लेकिन वह निराश हो गया और उसने पाया कि यदि उसके सिर के ऊपर का प्रकाश स्तंभ गायब नहीं हुआ तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। उसे सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि 3 आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के स्वामी भी उसे निशाना बना सकते थे। अचानक फैंग चेन का शरीर कांप उठा। उसने जो सोचा था वह सच हो रहा था। वह पहले से ही 3 भयानक आभाओं को महसूस कर सकता था जो उस पर कब्जा कर रही थी। वे आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों की आभाएं थीं। धत तेरी की, फैंग चेन का चेहरा बेहद बदसूरत था। यदि वह ग्रैंड मास्टर दायरे द्वारा निशाना बनाया गया तो उसके पास अभी भी बचने का मौका हो सकता है, लेकिन अगर उसे आध्यात्मिक सागर क्षेत्र द्वारा निशाना बनाया गया तो वह मर जाएगा। नहीं, अभी भी आशा है। उसने कुछ सोचा और महाद्वीपीय रेत की मेज निकाली। अगर यह चीज टेलीपोर्टेशन को सक्रिय कर सके तो उसे अपनी जान बचाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस चीज को खोलने का अवसर क्या था। यहाँ तक कि अगर उसने शियाओटा से पूछा तो भी वह उस अवसर के बदले में जो उसने उसे मदद करने का वादा किया था विधि प्राप्त कर सकता था, लेकिन जियाओटा ने कोई जवाब नहीं दिया। उस स्थिति में आपको एक बार कार्रवाई करनी चाहिए और उन 3 आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र साधकों को मार देना चाहिए, फैंग चेन ने कहा। जब तक हम लिंगहाई क्षेत्र में उन लोगों को मारते रहेंगे और इसे निवारक के रूप में उपयोग करेंगे, मेरा मानना है कि कोई भी उसे दोबारा छूने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जियाओटा ने कहा, केवल एक को ही मारा जा सकता है। तुम्हें पता था कि खतरा होगा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फैंग चेन नाराज था। मैं तुम्हें बताने के लिए बाध्य नहीं हूँ, जियाओटा ने ठंडे स्वर में कहा। आप? फैंग चेन बहुत क्रोधित था, लेकिन अभी बहस करने का समय नहीं था। बेटा, रुको इसे। इसी समय पीछे से चिल्लाने की आवाज आई। फैंग चेन ने देखा कि सफेद और नीले कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी चिल्ला रहा था। इस व्यक्ति की साधना ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर पर पहुंच गई है और वह भागने में भी अच्छा है। उन्होंने केवल 3 आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के स्वामियों पर ही ध्यान केंद्रित किया, लेकिन ग्रैंडमास्टर क्षेत्र के स्वामियों के बारे में भूल गए जो करीब थे। यदि थंडर विंग्स न होते तो वह बहुत पहले ही प्रतिद्वंद्वी द्वारा पकड़ लिया गया होता, लेकिन फिर भी दोनों पक्षों के बीच की दूरी कम होती जा रही है। आखिरकार ग्रैंडमास्टर की साधना का चरम स्तर ऐसा नहीं है जिसका सामना वह अब कर सके। हालांकि फैंग चेन को डर नहीं लगा। उसके हाथ में एक रोशनी चमकी और तुरंत एक भाला सामने आ गई। उसने तत्काल भाला को कसकर पकड़ लिया, अपनी सारी ताकत अपने दाहिने हाथ में डाल दी और फिर उसे बाहर फेंक दिया। गोली की आवाज एक तीखे तीर की तरह ध्वनि अवरोध को भेदती हुई तेज गति से उड़ गई। फैंग चेन ने दूसरी दिशा से भागने का विकल्प चुना। शक्तिशाली मास्टर जब इस दृश्य को देखा तो बहुत उलझन में पड़ गया, लेकिन अंततः उसने फैंग चेन का पीछा करने का फैसला किया। वह नहीं जानता था कि यह फैंग चेन था और उसने सोचा कि यह सिर्फ एक चाल है। अगर उसे पता होता कि यह फैंग चेन है तो उसने ऐसा चुनाव नहीं किया होता। हालांकि उसने फिर भी फैंग चेन का पीछा करने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। कुछ ही सांसों में वह फैंग चेन तक पहुंच गया और अब वह केवल 100 मील दूर था। इस दूरी पर वह पहले से ही फैंग चेन पर हमला करने में सक्षम था। चींटी, मैंने तुम्हें रुकने को कहा था, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मालिक ने ठंडी सांस ली और हाथ हिलाया। फैंग चेन को अचानक अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। उसने अपना सिर घुमाया तो देखा कि एक बड़ा सा हाथ कहीं से आकर उसकी ओर बढ़ रहा है। उसी समय एक भयानक स्वामी का दबाव और चूषण आया, और यहाँ तक कि थंडर विंग्स का भी उपयोग नहीं किया जा सका। ये लोटियन डोमेन का शक्तिशाली ग्रैंड मास्टर है, जो बेवान डोमेन के ग्रैंड मास्टर से अतुलनीय है।
फैंग चेन ने बेयुआन डोमेन के प्रथम स्तर के ग्रैंड मास्टर के खिलाफ लड़ने का साहस किया, लेकिन वह निश्चित रूप से लू त्यानेयू का सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। यही अंतर है। बड़े हाथ को आते देख फैंग चेन ने जरा भी संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत भाला का इस्तेमाल किया और मौके से गायब हो गया। ये दृश्य देखकर स्वामी दंग रह गए। टेलीपोर्टेशन या लंबी दूरी का टेलीपोर्टेशन, वह भाला उसकी है। फैंग चेन जिउझोउ सम्मेलन में फैंग चेन ने स्वाभाविक रूप से उन पर गहरी छाप छोड़ी और उन्हें उनके तरीके भी याद रहे। दिलचस्प, उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और वह घूमकर उस दिशा में भागा जिधर फैंग चेन ने तत्काल भाला फेंकी थी। फैंग चेन का चेहरा इस समय अच्छा नहीं लग रहा था। उसके सिर के ऊपर की प्रकाश किरण उसकी लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन के कारण गायब नहीं हुई, बल्कि ऊपर टेलीपोर्ट हो गई। यद्यपि वह स्थायी रूप से भागने में सफल रहा, लेकिन कुछ ही समय में उसे पकड़ लिया गया। यद्यपि तत्काल भाला आपके और प्रतिद्वंद्वी के बीच दूरी पैदा करती है, फिर भी प्रतिद्वंद्वी इसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा मूर्ख नहीं बन पाएगा। अब वह केवल ये देख सकता था कि क्या वह प्रतिद्वंद्वी को गिराने के लिए इंस्टेंट गन और थंडर विंग्स का उपयोग कर सकता है। हालांकि असली परेशानी यह महान गुरु नहीं है की अपेक्षा वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि 3 आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के स्वामी उसके करीब आ रहे थे। इससे पहले कि आप इसे पकड़ लें, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि वह अभी भी पशुपालन संप्रदाय से हजारों मील दूर था, और भले ही वह अपनी पूरी कोशिश करता, लेकिन ये सब बेकार होता। इस पर सोचने के बाद फैंग चेन ने अपने दांत पीस लिए और भागना बंद कर दिया। चूंकि बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मत बचो। उसके हाथ में एक तुरुप का पत्ता भी है। सबसे बुरी स्थिति में वह किसी को भी अपने साथ नरक में ले जा सकता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब मुझे जीवन और मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है, तो मुझे डर क्यों होना चाहिए। बेशक मुख्य भूमि का सैंडबॉक्स हमेशा उनके हाथों में रहा है। यह शायद उसके बचने की एकमात्र उम्मीद है। जल्द ही पहला व्यक्ति आ गया। ये वही मास्टर था जो पहले फैंग चेन का पीछा कर रहा था। फैंग चेन को पहाड़ की चोटी पर खड़ा देखकर पहले तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर सतर्क हो गया। उसके सामने खड़ा आदमी एक बेमिसाल दुष्ट था। अगर वह अचानक भाग नहीं गया तो उसे कोई सहारा जरूर मिला होगा। स्वाभाविक रूप से उसने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। विशेषकर फैंग चेन की ठंडी निगाहों ने उसे करीब आने की हिम्मत नहीं दी। उन्होंने कहा, मित्र फैंग, मैंने बहुत समय से आपके महान नाम के बारे में सुना है। फैंग चेन ने उसकी ओर देखा और उसे अनदेखा कर दिया। गुरु नाराज नहीं हुए और अपना परिचय दिया। मेरा नाम नोंग युआन है और मैं त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय का बुजुर्ग हूँ। उसने आसमान में विशाल वृक्ष की रोशनी पर नजर डाली और कहा, आसमान की रोशनी तुम पर टिकी हुई है। मुझे डर है कि विश्व वृक्ष तुम्हारे हाथों में है। वह प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। जिउझोउ सम्मेलन समाप्त होने के बाद बर्फीले गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी शिष्यों की तलाशी ली गई, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि विश्व वृक्ष किसके पास है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह फैंग शियाओयू के हाथों में होगा। मुझे ये कहते हुए आह भरनी होगी कि उस समय फैंग शियाओयू बहुत बहादुर था। विश्व वृक्ष स्पष्ट रूप से आपके हाथों में है, फिर भी आप डुआनमू परिवार के उन 2 लोगों के लिए खड़े होने का साहस करते हैं। शुरुआत में कुछ लोगों ने सोचा कि शायद ये फैंग चेन के हाथों में पड़ गया होगा, लेकिन जब उन्होंने डुआनमू भाई बहनों के पक्ष में आवाज उठाई तो उनके संदेह का स्तर तेजी से कम हो गया। आखिरकार विश्व वृक्ष को प्राप्त करते समय इसे गुप्त रखा जाना चाहिए ताकि किसी को पता न चले। कौन है फैंग चेन जैसा जो वास्तव में बाहर कूद गया? फैंग चेन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप दूसरे व्यक्ति को देखता रहा। नोंग युआन ने परवाह नहीं की और आगे कहा, यह अफसोस की बात है कि आप जिउझोउ की विश्व वृक्ष के प्रति इच्छा को नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा, अब मेरे मित्र ने शायद विश्व वृक्ष को अपना स्वामी मान लिया है, जिसका अर्थ है कि अब उसका विनाश निश्चित है। लेकिन फैंग चेन शांत रहा। शायद यही भाग्य है। ऐसा लगता है कि आप बहुत खुले विचारों वाले हैं। नोंग युआन ने कहा, आप आराम से रह सकते हैं। शायद। अचानक फैंग चेन उदासीन दिखने लगा। लेकिन तुम मुझे मारना चाहते हो। यह इतना आसान नहीं है। भले ही वह आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में हो, मैं उसे अपने साथ मरवा दूंगा। फैंग चेन की अभिव्यक्ति देखकर नोंग युआन दंग रह गया। वह फैंग चेन के शब्दों में मजबूत जानलेवा इरादे और आत्मविश्वास को महसूस कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे पक्ष के पास कोई अन्य साधन हो जो लिंगहाई क्षेत्र को खतरे में डाल सकता हो? ये कैसे संभव है?
लेकिन उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया। आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में एक शक्तिशाली प्राणी को धमकी देने वाली विधि जीवझोऊ में कैसे मौजूद हो सकती है? टकराना। एक ही समय पर आसमान और धरती का रंग बदल गया। तेज हवा चली। दूरी पर 3 आकृतियां तेजी से आ रही थीं और उसी समय एक भयानक दबाव भी मंडरा रहा था। ये झाओ पिंगफान और अन्य 2 थे। जिस क्षण वे तीनों नीचे उतरे, उनके दबाव ने तुरंत 500 मील के क्षेत्र को घेर लिया। इसने वास्तव में एक दबाव अवरोध का निर्माण किया। ये लिंगहाई क्षेत्र है। उनके अचानक भड़कने से आकाश और पृथ्वी हिल सकते हैं। जैसे ही वे 3 लोग वहां पहुंचे, उन्होंने तुरंत फैंग चेन पर कब्जा कर लिया। आखिरकार यह आप ही हैं। स्वर्गीय देवताओं के मंदिर के स्वामी ने फैंग चेन को घूर कर देखा। यान मियाओ की आंखों में भी तीखी नजर थी। केवल झाओ पिंगफान की अभिव्यक्ति जटिल थी। जब नोंग युआन ने संप्रदाय के नेता को आते देखा, तो वह एक पल के लिए हिचकिचाया और अंततः उसने वही कहा जो फैंग चेन ने कहा था। ये सुनकर झाओ पिंगफान थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही शांत हो गया। लेकिन फैंग चेन को दी गई उसकी नज़र थोड़ी बदल गई थी। स्वर्गीय देव महल के स्वामी ने पहले बात की, मुझे पहले आप पर संदेह था, लेकिन जब मुझे पता चला कि आप स्नो माउंटेन पूर्वज के साथ लड़ाई में नहीं देखे गए थे, तो मुझे इसमें बहुत संदेह नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आप होंगे। हालांकि उन्हें पहले फैंग चेन पर संदेह नहीं था, लेकिन वे गुप्त रूप से कमोबेश इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्योंकि फैंग चेन युद्ध के दौरान कभी प्रकट नहीं हुआ और उसे दानव भगवान का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए वह केवल अपने संदेह को दूर कर सकता था। लेकिन अब ये पुष्टि हो गई है कि फैंग चेन ही वह व्यक्ति है जिसने विश्व वृक्ष पर कब्जा किया है। यह अलग बात है। उन्हें यह विश्व वृक्ष अवश्य मिलना चाहिए। यान मियाओ ने यह भी कहा, मित्र फैंग, ये विश्व वृक्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जीवझोऊ सम्मेलन को इतना लंबा समय हो गया है, मुझे डर है कि इस पेड़ ने आपके डेंटियन में जड़ें जमा ली हैं। ये कहते हुए वह खेद प्रकट करने लगा। स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी ने उपहास करते हुए कहा, यदि आप इसे नहीं सौंप सकते, तो हम इसे स्वयं ही ले सकते हैं। फैंग चेन ने पहले भी उसके महल के प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार डाला था और वह पहले से ही फैंग चेन से बहुत नाखुश था। अब जब उसके पास उसे मारने का मौका है, तो स्वाभाविक रूप से वह इसे नहीं चूकेगा। केवल झाओ पिंगफान चुप रहा, मानो किसी बात को लेकर झिझक रहा हो। 3 आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के स्वामियों के दबाव का सामना करते हुए फैंग चेन ने कोई डर नहीं दिखाया और पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहा। इसी समय अन्य लोग भी आ गए। पहले तो इन लोगों को पता ही नहीं था कि यह फैंग चेन है, इसलिए जब उन्होंने फैंग चेन को देखा तो कई लोग चौंक गए। वे नोंग युआन के समान हैं। मुझे लगता है कि अगर फैंग चेन डुआनमो भाइयों और बहनों की रक्षा के लिए खड़ा होता, तो विश्व वृक्ष उसके हाथ में नहीं होता। आखिरकार जो भी व्यक्ति खजाना पा लेता है और इतना अहंकारी होता है, उसे यदि संभव हो तो चुप रहना चाहिए। फैंग चेन के लिए यह बेहतर है कि वह उस व्यक्ति का बचाव करे जिसने उसे बदनाम करने के लिए उसे फंसाया। क्या उन्हें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि डुआनमो भाई बहनों की पहचान विश्व वृक्ष को छीनने वाले के रूप में की जाएगी? टोंगटियन और वांतियानजी भी भीड़ में थे और जब उन्होंने फैंग चेन को देखा तो वे चौंक गए। लेकिन तब मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। लिन जुएयान के माध्यम से फैंग चेन के साथ उनके रिश्ते अंततः बेहतर हो गए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन ही विश्व वृक्ष जीतने वाला था। इस समय उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। क्या वे फैंग चेन को घेरकर मार डालेंगे जैसा उन्होंने पूर्वी दिव्य क्षेत्र में किया था? टोंगटियन, हमें क्या करना चाहिए? वांतियानजी ने पूछा, और स्वाभाविक रूप से वह फैंग चेन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता था। यद्यपि वे प्रेरण वृक्ष का निर्माण करने वाली ताकतों में भी शामिल हो गए, लेकिन शेंडोंग क्षेत्र 3 मध्य क्षेत्रों में सबसे कमजोर है, और भले ही यह वास्तव में विश्व वृक्ष पर कब्जा कर ले, लेकिन इससे ज्यादा लाभ नहीं होगा। विश्व वृक्ष की तुलना में वे फैंग चेन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। हालांकि वे दोनों टोंगटियन ग्रैंड मास्टर के 5वें स्तर पर थे और वे वांटियान ग्रैंड मास्टर के केवल 4थे स्तर पर थे। फैंग चेन की सुरक्षा के लिए वे क्या कर रहे हैं? कुआं। टोंगटियन ने आह भरी, और क्या किया जा सकता है? अगर हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो यह फैंग शियाओ पर निर्भर है कि वह इस आपदा से बच सकता है या नहीं। हालांकि वांतियानजी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वह केवल यही कर सकता है। इस समय किसी ने अचानक चारों ओर से चिल्लाया, ये पता चला है कि आपने हमारे क्यूशु से विश्व वृक्ष को छीन लिया है। उनके शब्द बारूद के ढेर में आग लगाने और विस्फोट करने जैसे थे। अन्य लोगों ने भी कहा,
फैंग चेन, तुम बहुत स्वार्थी हो। तुमने विश्व वृक्ष पाया और उसे अपने पास रख लिया। ये हमारे क्यूशू का खजाना है। जब आपको विश्व वृक्ष मिल जाए तो आपको इसे बाहर निकालना चाहिए और इसे साझा करना चाहिए। क्या आप क्यूशू के सदस्य बनने के योग्य हैं? तुम वास्तव में इसे अपने लिए लेना चाहते हो? क्या तुम्हें सचमुच मरने का डर नहीं है? हाँ, अगर तुम्हें मिल भी गया तो क्या हुआ? क्या ऐसे स्वार्थी आदमी का दंड अभी नहीं मिलने वाला? क्रोध, आरोप, अपमान, उपहास और घमंड भरी आवाजें लगातार फैंग चेन की ओर इशारा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि फैंग चेन ने कोई जघन्य अपराध किया है। लुमाइल पैलेस के स्वामी निंग माओ और तियानडिंग संप्रदाय के स्वामी डिंग ये दृश्य देखकर बहुत खुश हुए। फैंग चेन ने पहले भी उनके शिष्यों को मार डाला था और खजाने छीन लिए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनमें द्वेष था। लेकिन फैंग चेन की प्रतिभा आश्चर्यजनक थी और उसे दानव भगवान के संरक्षण में अपनी नफरत को दबाना पड़ा। लेकिन इस बार मामला अलग है। फैंग चेन ने जियोझोउ को नाराज कर दिया। आध्यात्मिक समुद्र क्षेत्र से 3 शक्तिशाली स्वामी एक साथ बाहर आ गए। भले ही दानव भगवान आ जाए, क्या फायदा? अपने आसपास के सभी लोगों के आरोपों का सामना करते हुए फैंग चेन उदासीन दिख रहा था और यहाँ तक कि हंसना भी चाहता था। क्यूशू के खजाने, क्या उन्हें निजी नहीं रखा जा सकता? क्या उन्हें साझा किया जाना चाहिए? हाँ, वो हंसा। ये दृश्य देखकर सभी को अजीब लगा। क्या ये फैंग चेन पागल हो सकता है? हंसने के बाद फैंग चेन ने शांति से कहा, ये विश्व वृक्ष जुएशान पर्वत के पूर्वजों द्वारा लोटियन क्षेत्र में लाया गया था और यह क्यूशू का मूल निवासी नहीं है। क्या आप सभी यह जानते हैं, है ना? जैसे ही ये शब्द निकले सभी अवाक रह गए। फैंग चेन ने फिर पूछा, तथाकथित गबन और बंटवारे के बारे में क्या? उसने चारों ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, क्या तुम ये कर सकते हो? वहां फिर शांति छा गई। खजाना जब्त करने के बाद वे स्वाभाविक रूप से इसे साझा नहीं करेंगे। खजाने का रहस्य बनाए रखने के लिए उसने अपने आसपास के सभी लोगों को मार डाला। यह कोई असामान्य बात नहीं है। फैंग चेन ने आगे कहा, गुप्त क्षेत्र में स्नो माउंटेन के पूर्वज ने आपको और अन्य प्रतिभाओं को फंसाया था और वे मृत्यु से केवल एक कदम दूर थे। अगर मुझे उसका असली शरीर नहीं मिला होता तो उसे मारने वाला प्रतिभावान व्यक्ति गुप्त क्षेत्र में ही मर जाता। क्या अपने उपकारकर्ताओं का बदला आप इसी तरह चुकाते हैं? सारा स्थान शांत रहा। उस समय महल में मौजूद प्रतिभाशाली व्यक्ति को अचानक यह एहसास हुआ। ये पता चला कि ज़ूशान के पूर्वज की अचानक मृत्यु हो गई क्योंकि फैंग चेन को उसका असली शरीर मिल गया और उसने उसे मार डाला। फिर वे वास्तव में फैंग चेन की वजह से बचाए गए। तो क्या हुआ? इसी समय कोई बोला। सबने इधर उधर देखा और पाया कि बोलने वाला व्यक्ति लुमाइल पैलेस का स्वामी निंग माओ था। निंग माओ ने व्यंग्य करते हुए कहा, यह आपके लिए विश्व वृक्ष को गुप्त रूप से छिपाने का बहाना नहीं है। चूंकि यह वृक्ष मेरे क्यूशू में है, इसलिए यह मेरे क्यूशू का है। फिर उसने सभी से कहा, क्या आप लोग विश्व वृक्ष को अकेले ही निगलते हुए देखना चाहते हैं? ये सही है, विश्व वृक्ष हम सबका है। हमने उसे हमें बचाने नहीं दिया। वह है। फैंग चेन, यह मानते हुए कि तुम क्यूशू से हो, विश्व वृक्ष को सौंप दो और अपनी जान बख्श दो। मुझे डर है कि उसने पहले ही दुनिया के लोगों को परिष्कृत कर लिया है और उन्हें अपना स्वामी मान लिया है। वह अब उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता। विश्व वृक्ष को जानने वाले किसी व्यक्ति ने उपहास किया। इस मामले में हम केवल उसे मार सकते हैं और अपना विश्व वृक्ष वापस ले सकते हैं। ये सही है, उसे मार डालो, उसे मार डालो। सभी लोग क्रूर चेहरे से फैंग चेन को घूर रहे थे। अगर नजरों से जान जा सकती तो फैंग चेन के टुकड़े टुकड़े हो जाते। ये दृश्य देखकर फैंग चेन ने धीरे से आह भरी। निश्चित रूप से यह असफल रहा। विश्व वृक्ष के प्रलोभन की तुलना में विवेक का कितना महत्व है। स्वर्गीय मंदिर के स्वामी ने उपहास करते हुए कहा, युवा मित्र फैंग, तुम अपनी मृत्यु के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हो? यदि तुम हमारे हाथों मर सकते हो तो तुम क्यूशू सम्मेलन में नंबर 1 के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं रह पाओगे। फैंग चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप केवल अपनी बुढ़ापे पर भरोसा कर सकते हैं और ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जैसे आप बूढ़े हैं। साहसिक बनो। स्वर्गीय मंदिर का स्वामी क्रोधित हो गया। उसे पहले कभी इतना अपमानित नहीं किया गया था। तुम्हें डर नहीं लग रहा है? झाओ पिंगफान, जो अब तक चुप था, ने पूछा। फैंग चेन ने झाओ पिंगफान को देखा और कहा, यह सिर्फ एक मौत है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि वह 18 साल में फिर से एक अच्छा आदमी बन जाएगा। इसके अलावा मुझे मारना इतना आसान नहीं है। भले ही फैंग चेन को पता था कि यह एक मृत अंत था,
फिर भी वह ऐसे ही हार नहीं मानेगा। क्या क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम बच सकते हो? स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी ने उपहास किया। हमारे लिए तुम्हें मारना उतना ही आसान है जितना एक चींटी को कुचलना। वास्तव में फैंग चेन ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, आप कोशिश कर सकते हैं। ये दृश्य देखकर स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी थोड़ा चौंक गए। किसी कारण से जब फैंग चेन ने उसकी ओर देखा तो उसे सचमुच थोड़ी घबराहट महसूस हुई। अपने दायरे तक पहुंचने की इंद्रियां अत्यंत संवेदनशील और प्रभावी होती हैं। जब तक समान क्षेत्र के साधक का सामना न हो तब तक दूसरा पक्ष अपनी शक्ति छिपा लेता है और उसे महसूस नहीं किया जा सकता। फैंग चेन जैसी चींटी के लिए खुद को धोखा देना बिल्कुल असंभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे पक्ष के पास उसे धमकाने का कोई साधन हो? ये कैसे संभव है? ताओवाद के क्षेत्र में वह तो बस एक चींटी है। स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने यान मियाओ और अन्य लोगों से कहा, तुम दोनों समय बर्बाद मत करो। जब दानव भगवान आएगा तो ये परेशानी होगी। चलो उसे एक साथ मार डालो। जब वे आए तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वे दानव भगवान के बारे में चिंतित थे। जब फैंग चेन की मृत्यु होगी तो दानव भगवान क्रोधित हो जाएंगे। हालांकि वह भयभीत नहीं था, फिर भी उसे संप्रदाय की सुरक्षा का ध्यान रखना था। यदि दानव राजा ने फैंग चेन की पिछली बातें सुनी और केवल अपने शिष्यों पर हमला किया, फिर यह केवल समय की बात होगी कि उसका स्वर्गीय देव मंदिर नष्ट कर दिया जाएगा। ये तभी संभव हो सकता था जब वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते और राक्षसराज के क्रोध को एक साथ सहन करते। यदि दानव राजा फैंग चेन से बदला लेने पर अड़ा रहा तो वे तीनों मिलकर दानव राजा को मार सकते थे। ठीक है, यान मियाओ ने सिर हिलाया। वह परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। लेकिन झाओ पिंगफान चुप हो गया। रास्ते में उसने स्वाभाविक रूप से झाओ शिमाई की आवाज सुनी, लेकिन ऐसा दिखावा किया जैसे उसने उसे नहीं सुना हो। उसने सोचा कि वह फैंग चेन को मारने का मन बना सकता है, लेकिन नोंग युआन की बातें सुनने और फैंग चेन को इतना स्पष्टवादी देखने के बाद वह झिझक गया। न केवल अपनी पोती के कारण बल्कि फैंग चेन के बैकहैंड के कारण भी। झाओ पिंगफान को चुप देखकर यान मियाओ ने कहा, क्यों बूढ़े झाओ, क्या आप हिचकिचा रहे हैं? क्या यह आपकी पोती की वजह से है? आपको विश्व वृक्ष का महत्व पता होना चाहिए। अगर हम इसे प्राप्त कर लेते हैं तो हम सभी अगले स्तर पर जा सकते हैं। हाय, झाओ पिंगफान ने आह भरते हुए कहा, चलो इसे करते हैं। उन्हें सहमत होना पड़ा। आखिरकार यह उनके और उनके संप्रदाय के भविष्य से संबंधित था। चिंता मत करो, स्वर्गीय देवता के स्वामी ने कहा, क्यों न उसे मारने से पहले दानव भगवान के आने का इंतजार किया जाए। यदि फैंग चेन मर गया तो दानव भगवान क्रोधित हो जाएंगे, इसलिए क्यों न उन सभी को यही मार दिया जाए। उन्होंने आगे कहा, जिउझो के इन बूढ़े लोगों को अगले स्तर तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है और उन्हें लगता है कि वे एक स्थान पर कब्जा कर लेंगे और संसाधनों के लिए हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। क्यों न इस अवसर का उपयोग करके पहले दानव भगवान को मार डाला जाए और फिर उन पुराने राक्षसों को मार डाला जाए। बकवास मत करो, वे बूढ़े लोग अभी गहरी नींद में हैं और अगर उन्होंने तुम्हारी बातें सुन ली तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। यान मियाओ ने कहा। स्वर्ग के परमेश्वर ने घृणा से देखा, वे तो पूरे समय सो रहे थे, फिर वे यहाँ कैसे आ सकते हैं? जिउझो के आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में 3 शक्तिशाली लोग हैं। वास्तव में अभी भी कुछ लोग गुप्त रूप से हैं, लेकिन वे बहुत बूढ़े हैं और अपने जीवन को लंबा करने के लिए केवल सो सकते हैं। लेकिन बिना किसी महान अवसर के आगे प्रगति करने की कोई आशा नहीं है। दादाजी, उसे मत मारो। और जैसे ही वे चर्चा कर रहे थे, एक चिंतित आवाज सुनाई दी।